चलिए देखते हैं इसको भी। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इकाई यानी कि इंटिटी, है ना। इकाई से यहाँ से उस आर्थिक इकाई से है जो आर्थिक क्रियाएं निष्पादित करती है, जैसे हीरो होंडा कंपनी, टिस्को, सेल, कौन गायब हो गया था, मारुति इत्यादि। व्यवसायिक इकाई, बिजनेस एंटिटी क्या होता है, व्यवसायिक इकाई से आज से विशेष रूप से चिट्ठी किए जाने वाले व्यवसायिक उपक्रमों से है, जैसे अलंकार ज्वेलर्स, सिंघन ट्रेडर्स और एसबीपीडी पब्लिकेशन इत्यादि। मतलब बिजनेस एंटिटी किसको बोला जा रहा है, जैसे कोई व्यवसाय का नाम है ना, उसी को बोला जाता है, ठीक है। जैसे हीरो होंडा कंपनी हो गया, टिस्को हो गया, सेल हो गया, मारुति हो गया, इसमें आपका अलंकार ज्वेलर्स हो गया, सिंघल ट्रेडर्स हो गया, और एसबीडी पब्लिकेशन। मतलब कोई बिजनेस के नाम को ही हम लोग किस नाम से बोल सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, इकाई के नाम से, इंटिटी, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप आगे, समता। सुनाई दे रहा है ना सबको, आवाज सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को। यस सर। यस समता सर। देखिए, इक्विटी क्या होता है। समता शब्द से अभिप्राय पूंजी एवं देयताओं से है, जो दो प्रकार की होती है, स्वामी की समता जैसे पूंजी, और बाहरी लोगों की समता यानी कि आउटसाइडर इक्विटी, जैसे लेनदार, ऋण, देय विपत्र आदि, इन्हें बाहरी दायित्व भी कहा जाता है। सिंपल है। समता शब्द से अभिप्राय किससे है, तो पूंजी एवं देयताओं से यानी कि कैपिटल और क्रेडिटर्स से है, जो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑनर्स इक्विटी यानी कि स्वामी की समता, और दूसरा होता है आपका मतलब ऑनर की पूंजी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है बाहरी लोगों की समता यानी कि आउटसाइडर्स इक्विटी, जैसे लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स, लॉन, बिल्स पेबल एटसेट्रा, इन्हें बाहरी दायित्व भी कहा जाता है। तो ये इक्विटी भी क्लियर है आपका। आगे क्या लिखता है, बैड डेब्ट्स, अप्राप्य या अशोध्य ऋण। जब उधार दिया हुआ धन किसी प्रकार वसूल नहीं होता है, तो उतने धन को जितना वसूल नहीं हो सका, अशोध्य या अप्राप्य ऋण या बैड डेब्ट्स कहा जाता है। उदाहरण, बिक्री की जो राशि वसूल नहीं हो पाती है, उसे ही अप्राप्य या अशोध्य ऋण कहते हैं। जैसे मान लो कि आपने किसी पर्सन को 10,000 रुपए का माल बेचा, ठीक है, और ये पैसा आप वसूल नहीं सके, कलेक्ट नहीं कर सके, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स, ठीक है। क्लियर है ये बात। बिजनेस में क्या मानते हैं कि ये पैसा हमारा डूब गया, अप्राप्य है, मतलब नहीं प्राप्त होगा। उसके बाद है क्या, संदिग्ध ऋण यानी कि डाउटफुल डेब्ट्स, वे ऋण अथवा ऐसे देनदार जिनकी वसूली की संभावना संदेहास्पद एवं संदिग्ध हो, संदिग्ध ऋण कहलाते हैं। जैसे मान लो कि आपने किसी को 10,000 रुपया बेचा है, माल 10,000 रुपए का, इसमें आपको डॉट है कि आप ये पूरा पैसा उस व्यक्ति से नहीं वसूल पाएंगे, या ये पैसा आप वसूल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संदिग्ध ऋण, मतलब डॉटफुल डेब्ट्स। समझ रहे हैं। उसके बाद आगे है फिर शोधक्षम यानी कि सॉल्वेंट। एक व्यवसायी को तब शोधक्षम कहा जाता है जब अपने सभी दायित्वों के भुगतान में संपूर्ण समर्थ होते हैं। समझिएगा इसको भी। जैसे मान लो कि उसके ऊपर दायित्व है 10,000 रुपए का, जैसे हम लोग एक पार्टनर है ना, या एक ये ऑनर है, और इसके ऊपर लाइबिलिटीज है 10,000 रुपए का, और इस लाइबिलिटीज को ये पे कर सकता है, इतना इसके बिजनेस में पे में पैसा है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलेंगे शोधक्षम यानी कि सॉल्वेंट। और अगर ये अपने दायित्वों का भुगतान नहीं कर पाता, तो इसको बोलते हैं इनसॉल्वेंट, मतलब वो हो जाता है आपका दिवालिया। दोनों बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है। नो सर। आगे देखिए, खाता क्या होता है, डेब्ट्स, अकाउंट है ना। तो इसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु, सेवा या व्यक्ति विशेष से संबंधित सौदे एक स्थान पर छाट कर रख लिए जाते हैं, तो उस वस्तु या व्यक्ति विशेष का खाता कहलाता है। जैसे अभी हम आप लोग दिखाए थे कि जैसे हम क्या बोले कि अलग अलग जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे थे, उसको एक जगह पे एकत्रित कर रहे थे, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, खाता।
जैसे खाता कितने प्रकार का, तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में सारे व्यक्तियों का खाता को एक तरफ रख दिए, रियल में सारे एसेट्स के खाते को एक तरफ रख दिए, नॉमिनल में सारे एक्सपेंसेस, इनकम, गेन, ये सबको एक साइड रख दिया। यही हमारा क्या कहलाता है, खाता कहलाता है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि जब किसी वस्तु, सेवा या व्यक्ति विशेष से संबंधित सौदे, जो आपका ट्रांजेक्शन होता है, जो लेन देन होता है, एक स्थान पर छांटकर यानी कि सिलेक्ट करके चुन के रख लिए जाते हैं, तो वो यह उस वस्तु या व्यक्ति विशेष का खाता कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति से संबंधित सारे व्यवहारों का एक स्थान पर लेखा करना उसका खाता कहा जाता है। उसी तरह जब संपत्ति से संबंधित सारे व्यवहारों को एक जगह लिखा जाता है तो उसे संपत्ति कहा जाता है, इत्यादि। प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं, एक बायां और एक दायां। बाएं पक्ष को डेबिट और दाएं पक्ष को क्रेडिट कहा जाता है। क्लियर है? बाएं पक्ष को क्या कहते हैं, डेबिट, बाएं, है ना, और दाएं पक्ष को क्या कहते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट। बायां पक्ष डेबिट यानी कि लेफ्ट साइड, और दायां पक्ष यानी कि राइट साइड क्रेडिट। बस ये सीधा सा बात याद रखना है आपको, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि डेबिट क्रेडिट क्या है। सीधा जानो, बायां मतलब डेबिट और दायां मतलब क्रेडिट। खाते दो प्रकार के हैं, व्यक्तिक और अव्यक्तिक, यानी कि पर्सनल और इम्पर्सनल। अभी हम आपको बताएं खाते तीन प्रकार का, बताए ना, लेकिन यहाँ बता रहे दो प्रकार का। देखिए वो दो प्रकार तीन प्रकार कैसे बन जाता है। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर्सनल अकाउंट, व्यक्ति या व्यक्तिक खाते का आशय उस खाते से है जो किसी व्यक्ति विशेष, फर्म, संस्था, कंपनी, निगम आदि से संबंधित व्यवहारों के लिए खोला जाता है। जैसे शरद का खाता, सुंदरलाल एंड सन्स का खाता, स्वदेशी लिमिटेड का खाता, वित्तीय निगम का खाता आदि। ये बात अभी हमको बताए भी है ना। और इम्पर्सनल क्या होता है, ये खाते किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, कंपनी या निगम के नाम पर नहीं अपितु व्यवसाय से संबंधित होते हैं, अव्यक्तिक खाते कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, रियल और नॉमिनल, यानी कि वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाते को हम लोग नाम मात्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो रियल अकाउंट क्या है, संपत्ति या अधिकारों से संबंधित खाते को वास्तविक खाता कहा जाता है। जैसे भवन खाता, रोकड़ खाता, फर्नीचर खाता, प्लांट एंड मशीनरी खाता, विनियोग खाता आदि। ठीक है, ये सारा किसमें आया, रियल अकाउंट में। मतलब आप देखें ना, संपत्ति या अधिकारों से संबंधित जितना भी खाता रहेगा वो सबका सब किसके अंतर्गत जाएगा, रियल में जाता है। और नॉमिनल में कौन सा जाता है, तो लाभ हानि या आय व्यय से संबंधित संबंध रखने वाले सभी खातों को अवास्तविक खाता कहा जाता है। जैसे वेतन खाता, कटौती खाता, किराया खाता, ब्याज खाता, मजदूरी खाता आदि। ठीक है, ये सब किस में जाता है, नॉमिनल अकाउंट में जाता है। तो अभी आपको पता चल गया कि खाते कितने प्रकार के। तो आप बोल सकते हैं दो प्रकार या तीन प्रकार भी बोल सकते हैं। दो प्रकार बोलेंगे तो ये व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत, या पर्सनल या इम्पर्सनल, है ना। इम्पर्सनल दो भागों में बढ़ता है, नॉमिनल और रियल। पर्सनल में क्या होता है, इसमें व्यक्ति, फर्म, संस्था, कंपनी, निगम के नाम के खाते को लिखा जाता है। रियल में क्या होता है, संपत्ति और अधिकारों से संबंधित खाते को लिखा जाता है। और नॉमिनल में क्या होता है, लाभ हानि या आय व्यय से संबंधित खाते को लिखा जाता है। तो ये बेस आपके माइंड में होना चाहिए। अभी आपसे पूछा जाए खाते कितने प्रकार, तो क्या बताएंगे आप लोग, बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि खाते कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बताएंगे, दो या तीन? सुन रहे हैं कि सब गायब हो गए हैं आप लोग? सर खाता दो प्रकार के होता है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। और फिर इम्पर्सनल अकाउंट का दो भाग होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हाँ, ऐसे ही बोलना है आपको, ठीक है। अब आ जाइए इसके आगे, डेबिट क्या होता है। तो डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है उसके लिए दे, यानी ड्यू फॉर दैट। इसे हिंदी में नामे या विकलन या ऋणी कहा जाता है। तो छोटा सा बात ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये कैसे बना है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि डेबिट किससे बना है, तो आप बोलेंगे डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है। और इसका क्या अर्थ है, ड्यू फॉर दैट, उसके लिए दे, जिसको हिंदी में बोलते हैं नामे, विकलन या ऋणी कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे आ जाइए, क्रेडिट।
क्रेडिट शब्द भी लैटिन भाषा के क्रेडर शब्द से बना है। इसका क्या अर्थ है? उसको दे, यानी कि ड्यू टू डेट। इसे हिंदी में जमा या समाकलन या धनी कहा जाता है। याद रहेगा, क्रेडिट शब्द किससे बना? लैटिन भाषा के शब्द क्रेडर से बना। और डेबिट शब्द किससे बना? लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है। ये दो बात याद रखिएगा आप लोग, है ना। अब प्रविष्टि क्या होता है, इंट्री क्या होता है? तो प्रत्येक व्यवहार या सौदे को जब पुस्तकों के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार लिखे या लेखे की पुस्तकों में लिखे जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? प्रविष्टि कहते हैं। जैसे हम आपको भी यहाँ पे दिखाए थे, यहाँ इतने सारा रूल हम लोग पढ़े और बाद में फिर देखे ना इसमें एंट्री की इस रूल के अकॉर्डिंग, तो यही हमारा क्या कहलाता है? प्रविष्टि। हिंदी में प्रविष्टि, इंग्लिश में एंट्री। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नो सर। लेखा पुस्तक किसको कहते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो लेखा पुस्तकों से आशय जर्नल एवं खाता बही से है, जिसमें व्यवसायिक लेन देनों को यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसके अंतर्गत कौन कौन सा बुक आता है? तो दो बुक आता है, एक आपका जर्नल आता है और एक लेजर आता है। ठीक है, जर्नल का हिंदी आपका रोजाना मचा और लेजर का खाता बही। दिक्कत है? देखिए फिर लिखता है दिवालिया। अभी इसके बारे में आपको बताएं, इंसॉल्वेंट, जो अपना ऋण का भुगतान नहीं कर पाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिवालिया बोलते हैं। दिवालिया से आशय उस व्यक्ति से जिसका संपत्ति उसके समस्त देताओं को चुकाने में अपर्याप्त हो। यानी कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति के पास टोटल संपत्ति 10,000 रुपए का है और उसका ऋण जो है ना वो 50,000 रुपए का हो गया, तो इसको बेच भी देगा तो क्या इसको पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, 40,000 रुपये बच ही जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप इसके साथ कुछ भी कर लो, पेमेंट तो करेगा नहीं। तो वैसे वाले व्यक्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दिवालिया, यानी कि इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट के नाम से जानते हैं। दो नाम से जानते हैं, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। ठीक है, अब आ जाओ नेट वर्थ। ये क्या होता है? शुद्ध मूल्य से अभिप्राय फर्म की कुल संपत्तियों के मूल्य घटाओ चालू दायित्व, ऋण पूंजी, दीर्घकालीन ऋण एवं प्रावधानों से है। इस प्रकार शुद्ध लाभ इज इक्वल टू स्वामी की पूंजी। सिंपल। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 आज फिनिश हो गया। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और आप लोगों से पूछते हैं। आप लोगों का बारी भी आंसर बताने का। 15 मिनट का भी और क्लास रहेगा आपका। ठीक है, चलिए तो आप लोग बताएंगे भी। ठीक है, अब जिसका नाम से हम पूछेंगे वही बताइएगा। लॉन्ग में नहीं पूछते हैं, शॉर्ट में पूछते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। एक मिनट देखिए, ये लेकिन सबका आंसर लिखा हुआ है, आपको अपनी भाषा में आंसर देना है। ठीक है, व्हाट इज एन एसेट्स? बताइए एसेट्स क्या है? मोली आप बताइए एसेट्स क्या है? सर जो सामान हम बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए खरीदते हैं उसको एसेट्स बोलते हैं। और भी इसमें इंक्लूड होगा, इतना कम नहीं जाएगा। जो मूल्यवान होती है ना, जो व्यवसाय में मतलब क्या बोलते हैं, लंबे समय तक रखने के लिए खरीदा जाता है। ठीक है, यस सर। हाँ उसको एसेट्स बोलते हैं। देखिए क्या लिखता है, अस्थाई संपत्ति, सॉरी यहाँ संपत्तियों से आशय उद्यम के आर्थिक स्रोत से जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जिनका मूल्य होता है, जिनका उपयोग व्यवसाय के व्यापार के संचालन एवं आय अर्जन के लिए किया जाता है। जनरली आपको अपनी भाषा में याद रखना है, कोई जरूरी नहीं है कि आप किताब का भाषा रटें। ठीक है ना, 4 पॉइंट 5 पॉइंट 7 पॉइंट जो रहे अपने से याद रखिएगा। अब आप बताइए पवन, अस्थाई संपत्ति कितने प्रकार के होते हैं? अस्थाई संपत्ति से नहीं, ओनली एसेट्स, टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स कितने प्रकार के हैं? सर फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स। नन करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को ही नन करंट एसेट्स बोलते यस सर। हैं। तो आप अलग अलग बोलेंगे। नो सर। कल आपको हम इसके अलावा, इस बुक के अलावा 2 एसेट्स और बताए थे, याद है? किसी को याद है आप लोगों को? यस सर। कौन सा एसेट था मोली?
सर फिक्टिशियस एसेट्स एंड वेस्टिंग एसेट्स। गुड, वेरी गुड। अब आप क्या इसके बारे में बता सकते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स क्या था और वेस्टिंग एसेट्स क्या था, सर एग्जाम्पल के? वेस्टिंग एसेट्स जो वेस्ट हो जाता है। जो इस समय के साथ यूज करने के साथ जो है ना वो समाप्त हो जाएगा, जैसे माइंस है ना, तेल का कुआं, रॉयल्टी पे लिया गया लैंड, अगर आप ईंट बनवाने के लिए ले रहे हैं तो उसको जैसे जैसे यूज करेंगे उसकी उपयोगिता क्या होता है, समाप्त हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। और फ्लैक्चुएटिंग एसेट्स में क्या था, वैसा एसेट्स जो बैलेंस शीट में एसेट्स के नाम पे लिखा गया है पर उसका मूल्य के रूप में कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैक्चुएटिंग एसेट्स बोलते हैं। जैसे मान लो कि हम एडवर्टाइजमेंट में 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, और उसकी उपयोगिता हमको 5 साल मिलने वाला है, यानी कि प्रत्येक साल उसका खर्च कितना, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख ऐसे होता है। लेकिन हम चूंकि प्रथम साल में खर्च कर दिए हैं, और अगर हम प्रथम साल में पूरे का पूरा खर्च मान के सीधा उसको लॉस के साइड में दिखा दें या एक्सपेंसेस के साइड में दिखा दें, तो हमारे कंपनी को उस साल लॉस दिखेगा। तो हम ऐसा नहीं करके बैलेंस शीट में उसको एसेट पक्ष में लिखते हैं और प्रत्येक साल जितना खर्च हम डिवाइडेड करके डिसाइड किए हैं हम उतना ही उसको खर्च के रूप में दिखाते हैं। इससे क्या होता है कि एक साल में इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वैसे एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। क्लियर? फिक्स्ड एसेट्स किसको बोलते हैं, वैसी संपत्ति जो 1 साल से लंबे समय तक आपके व्यवसाय में रहेगा, जो मूल्यवान है, जो आय का स्रोत है ना, वैसे संपत्तियों को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स, अस्थायी संपत्ति। और वैसे संपत्ति जो 12 माह के अंदर कैश में परिवर्तित हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है। और वैसा संपत्ति जो कैश या कैश के जैसा हो, मतलब एकदम कम नुकसान पे वो भंज जाए, कैश में परिवर्तित हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स में करंट एसेट्स का ऑल एसेट्स में अगर हम 2 एसेट्स को छोड़ देते हैं तो वो लिक्विड एसेट्स बन जाता है। जैसे अगर हम लोग स्टॉक को नहीं लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं लिखेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, लिक्विड एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत? नो सर। चलिए हम लोग ना ऑब्जेक्टिव वाले ही क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आप लोगों में से कोई हमको गुड्स के बारे में बता सकते हैं क्या, माल के बारे में? रचना, आप बताइए। सर जो हम खरीदते हैं उसे गुड्स कहते हैं। ऐसा, अगर हम लैंड खरीद लिए तो क्या उसको गुड्स बोलेंगे? नो बताइए, सर। तो फिर किसको गुड्स बोलेंगे? पढ़ते नहीं है आप, लगता है। आप दोनों में से कोई बोलेगा गुड्स किसको कहते हैं? यस सर। बोलिए, किसको कहते हैं? सर गुड्स गुड्स सर हम व्यापार करने के लिए खरीदते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। वेरी गुड। सुनिए, आप लोगों में से मुझे बताइए डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं? सर 2 प्रकार के, कौन कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। आपके बुक के अकॉर्डिंग डिस्काउंट कितने प्रकार के हैं? सर 2 ही। 3 था ना कल, ट्रेड डिस्काउंट, सर स्पेशल स्पेशल डिस्काउंट डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में क्या हो रहा था? सर जो डिस्काउंट व्यापारियों को दिया जाता है व्यापार करने के लिए। सूची मूल्य से, है ना, सूची मूल्य से घटता है ये डिस्काउंट, और इसका लेखा हम लोग पुस्तकों में नहीं करते हैं। स्पेशल डिस्काउंट क्या होता है? सर जो किसी स्पेशल पर्सन को दिया जाता है ताकि वो हमारे बिजनेस में सामान परचेज करे। जुड़ा रहे, है ना, हमारे बिजनेस से जुड़ा रहे, उसको हम लोग स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। यानी कि बाकियों के अलावा उसको हम थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट दे देते हैं। और कैश डिस्काउंट किसको जाता है, नकदी प्राप्त करने या भुगतान करने के लिए दिया जाता है, और ये डिस्काउंट आपके फर्म के लिए लॉस होता है, इसलिए हम इसको दिखाते हैं अपनी पुस्तकों में। ठीक है, आप में से मुझे कोई बताइए कि ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, लेन देन क्या होता है?
बोलिए लेन देन क्या है? सर लेन देन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम मतलब कोई भी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, तो उसे मतलब बिजनेस करने के लिए कोई भी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं तो उसी को मतलब ट्रांजैक्शन कहते हैं। वेरी गुड, सही है। चलिए तो आप लोग क्या करिएगा कि अपने बुक से जो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे उसको अच्छे से रीडिंग डाल लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो फिर हमसे पूछिएगा। अब हम लोग आते हैं इसका बहुविकल्पीय क्वेश्चंस पे, यानी कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसको एमसीक्यू वाला क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा ना फर्स्ट ईयर का, वो एमसीक्यू ही रहेगा टोटल। ये बात पता है ना आपको? ये सर, तो सेकेंड टर्म में भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा? हाँ, 11th में ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। 12th में जाएंगे तो फिर वहां पे ऑब्जेक्टिव हटेगा आपका, लेकिन ज्यादा भी ऑब्जेक्टिव रहेगा जब तक ये कोरोना काल का प्रभाव है, ठीक है ना। तो आपके माइंड में हर चैप्टर का बेस अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप जाके ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोलिए सर, सीए में भी ऑब्जेक्टिव रहेगा? हाँ, उसमें भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपको सॉल्व करना है, अपना ऑब्जेक्टिव आंसर को टिक करना है। ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, जब रिवीजन रहेगा तो। अभी आप देखिए, जब पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे ना आप लोग को, तो लास्ट में सिर्फ एमसीक्यू करवाएंगे प्रत्येक दिन। मतलब इतना हो जाएगा आपका कि आप अच्छा खासा लगा के जाएंगे। पहले हम लोग पढ़ तो ले में अभी। यस सर। चलिए तो अभी देखें इसको। यस सर। द मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज exchange of goods and service, exchange of goods and service in term of money, exchange of goods and money, or none of these। बोलिए क्या होगा? सर ऑप्शन बी। और बताइए पवन और रचना। सर ऑप्शन डी। डी? डी। अच्छा, इनमें से कोई नहीं? और आप पवन? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये राइट है। ऑप्शन बी। डी कैसे होगा रचना, थोड़ा क्लियर करिए तो मुझे। डी कैसे सोचे आप? सर मुझे लगा ऑप्शन, सर ऑप्शन डी में लगा। कैसे बताइए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। बी। ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए इसके बाद इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड क्लोजिंग स्टॉक, पेमेंट इन एडवांस, फर्नीचर और कैश। मतलब फिक्स्ड एसेट्स में क्या इंक्लूड होता है? ये चार ऑप्शन है आपके पास। क्लोजिंग स्टॉक है, पेमेंट इन एडवांस है, फर्नीचर है और कैश है। बताइए कौन सा होगा? जिनको आता है बताइए पहले। सर फर्नीचर। फर्नीचर। आप रचना क्या बोल रहे हैं? सर ऑप्शन सी। सी। मोली शायद कुछ बोल रही थी क्या? सर फर्नीचर बोले। फर्नीचर नहीं होगा, क्योंकि ये बाकी एसेट्स है ना, वो सारा का सारा कौन सा एसेट्स है? करंट एसेट्स है। आगे देखिए, बोलता है निम्नलिखित में से कौन अमूर्त संपत्ति है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंजिबल एसेट्स। हम लोग अभी पढ़े थे कि सर गुडविल। पहले पूछेंगे तब बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुडविल। अब आगे आ जाओ 4 नंबर में। क्या बोलता है? एक व्यक्ति जिसे फर्म को रुपया देना है डॉट 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 कहलाता है। फर्म को रुपया देना है। ए पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द फर्म इज कॉल्ड क्रेडिटर्स, डेटर्स, सप्लायर और नन ऑफ दिस। क्या कहलाएगा? फर्म को रुपया देना है मतलब फर्म उसको पे करेगा। क्या बोलेंगे इसको? सर ऑप्शन ए। एक व्यक्ति जिसे फर्म को रुपया देना है। सर सॉरी, फर्म को रुपया देना मतलब फर्म को पैसा देगा। सर डेब्टर। डेटर्स होगा, डेटर्स, देनदार। यस सर। ठीक है। आगे देखो, माल का अर्थ
the meaning of goods is item in which the enterprise deals, item to be used as an assets, all of these or none of these. बताइए क्या होगा? Items in which the enterprise deals, items to be used as an assets, all of these or none of these. सर मदे मीन्स क्या होता है सर? Items. सर ऑप्शन ए होगा सर। आप लोग बताइए। आप लोग बताइए दोनों स्टूडेंट। सर ऑप्शन ए। आपका रचना? ऑप्शन ए ही होगा इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए संपत्ति खरीदेंगे तो गुड्स थोड़ी बोलेंगे। जब कोई हम उपक्रम मतलब जिम्मेदारी जिनका उपक्रम व्यापार करती है, जैसे हम मान लो कि हमारा स्टेशनरी का शॉप है और स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो उसका व्यापार कर रहे हैं तो वही तो गुड्स कहलाता है। अब हम स्टेशनरी का शॉप में एक एसी लगवा देंगे अपने क्या बोलते हैं शॉप में, तो वो एसेट्स कहलाएगा ना कि गुड्स कहलाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को जिसे फर्म द्वारा रुपया देना है, फर्म द्वारा मतलब फर्म उसको पे करेगा, डॉट 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 कहलाता है, मतलब ए पर्सन टू होम मनी इज ऑन बाय ए फर्म इज कॉल्ड। ये तो आपको पता है क्या होगा? सर क्रेडिटर। क्रेडिटर्स होगा, सही है ना। आगे देखिए, विच इज एन इंटेंजिबल एसेट्स इन द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट्स है, मतलब जिसको आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, अमूर्त संपत्ति कौन सा है? सर ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे देखते हैं। माल के प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ गुड्स आर परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और ऑल ऑफ दिस। सर ऑल ऑफ दिस। अगर हम इसमें एक और जोड़ना चाहें तो क्या जुड़ेगा? सर सेल्स रिटर्न। वेरी गुड मौली, सेल्स रिटर्न है ना। ये सब क्या है? माल का प्रकार है। आप लोग को बताया था ना कि गुड्स के लिए ही परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न यूज करते हैं। 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम? कमीशन रिसिव्ड, डिस्काउंट रिसिव्ड, इंटरेस्ट रिसिव्ड और कैपिटल रिसिव्ड। आय का परिभाषा आपको मालूम है तो सोच समझ के बताइए इसमें से कौन सा आय नहीं है, इनकम नहीं है? सर कैपिटल रिसीव्ड। आप लोग बताइए दोनों। सर कैपिटल रिसिव्ड। आप बताइए सर रचना। ऑप्शन डी। वेरी गुड, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि ये क्या है? लायबिलिटीज है ना, व्यवसाय के ऑनर को पे करना पड़ेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा व्यय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंसेस? यानी कि वेजेज, रेंट, एडवांस वेजेज पेड और पेज वेजेज पेड फॉर रिपेयरिंग। बोलिए इसमें से कौन सा एक्सपेंसेस नहीं है? सर एडवांस ऑप्शन वेजेस सी। पेड। ऑप्शन सी। हाँ, यस सर। क्योंकि ये खर्च नहीं है, हम लोग पहले पे कर दे रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस है ये, है ना। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस यस क्या होता है? एसेट्स होता है, आपने पहले भुगतान कर दिया। क्लियर है ना। यस। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा व्यापारिक लेन देन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन? कैश पेड टू क्रेडिटर्स फॉर गुड्स परचेज, आपने माल खरीदा था इसके लिए क्रेडिटर्स को पे किया नगद। दूसरा है रिसिव्ड ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स वर्थ ₹10,000, आपको एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है 10 रुपए का माल सप्लाई करने के लिए। फिर बोलता है डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर और पेड इलेक्ट्रिक चार्ज, इनमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? ये आपको बताना है। सर ऑप्शन बी। आप लोग बताइए दोनों, जल्दी जल्दी बताइए। ये सर बता रहे। सर ऑप्शन ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, पेड इलेक्ट्रिक चार्ज।
गलत आंसर। आप मौलिक आंसर सही है। ये क्या था, बी, रिसीव्ड ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स वर्थ ₹10,000। मतलब आपको ऑर्डर मिला, आपने लेन देन थोड़ी किया, अभी ऑर्डर मिला। आपको पहले ही बोले कि ऑर्डर का लेखा जोखा हम लोग अपनी पुस्तकों में नहीं करते हैं जब तक कि वो लेन देन क्लियर नहीं हो जाता है। अभी हम इसके आगे आप लोग को सिद्धांत पढ़ाएंगे, सिद्धांत, तो वहां आपको समझ में आएगा ये सब और बातें। क्लियर है? बाकी तो यस सर। खर्च है, इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे तो खर्च है। ठीक है, आगे देखो। यहाँ लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर से वही चीज है ना। तो बॉट फर्नीचर फॉर बिजनेस, पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज, पेड सन्स स्कूल फी फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, और पेड सन्स स्कूल फी फॉर बिजनेस मनी। अब बताइए इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? सर ऑप्शन सी। बाकी भी बताइए आप लोग दोनों। सर ऑप्शन सी। आप बताइए पवन। हिंदी में पढ़े क्या? क्या सर? हिंदी में भी पढ़े क्या? नो सर। कौन सा होगा? सर यहाँ पे मतलब जो नहीं है। हाँ, जो नहीं है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं है। सर ऑप्शन सी। वेरी गुड, क्योंकि ये अपने पुत्र को स्कूल फी पेड किया और अपने पर्सनल अकाउंट से, तो क्या मतलब है बिजनेस से? बिजनेस को कोई यस लेना सर। देना है नहीं है। नो सर। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सा व्यय नहीं है, यानी कि कौन सा एक्सपेंसेस नहीं है? तो सैलरी, रेंट, परचेज और ड्रॉइंग्स। बताइए इसमें से कौन सा खर्च नहीं है? सर ड्राइंग्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ड्रॉइंग्स नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इधर मिलान करना है। ठीक है, तो एक एक कर करके मिलाते हैं। 3 स्टूडेंट हैं आप लोग अभी प्रेजेंट, और यहाँ पे 6 को मिलाना है, तो एक एक वो स्टूडेंट दो को मिलाएगा अभी। ठीक है, ना कौन है? ना जी। देखिए, गुडविल है ना। गुडविल जो है वो क्या बोलता है पहले, कि दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड। मतलब आप इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो क्या ये गुडविल से मैच करता है? नो सर। फिर क्या बोलता है, डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। क्या गुडविल का परिभाषा लग रहा है ये? मतलब गुडविल से नो कुछ सर। मेलजोल है? नहीं। नो सर। हम लोग देखिए, जब भी मिलाने का काम करेंगे ना, ये जब मिलाने का काम करेंगे तो उल्टा देखेंगे तो जल्दी मिला लेंगे। जैसे कि देखो, यहाँ लिखता है दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच्ड। मतलब ऐसा कौन सा संपत्ति इसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। यहाँ सीधा देख लो, तो यहाँ पे कौन सा संपत्ति होगा? टेंजेबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स। आपको दो ही बताना है पवन, एक आप बता चुके हैं, एक और बताइए। डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज क्या कहलाता है? इसमें से बताइए देख के ऑप्शन आप। यस सर। गुडविल कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल कहलाएगा, ड्रॉइंग्स कहलाएगा, लिक्विड एसेट्स कहलाएगा, और फीचर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस कहलाएगा। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटाएंगे तो क्या कहलाएगा? कल तो पढ़े थे हम लोग इसको पिछली कक्षा में। सर वर्किंग कैपिटल। आपका बारी नहीं था मूली, अभी पवन का बारी था ना। आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया। अब पवन आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। एन इंटेंजिबल एसेट्स, एन इंटेंजिबल एसेट्स अमूर्त संपत्ति, इसमें से कौन सा है? बोलो। पता है कि नहीं पता है? सर लिक्विड एसेट्स। गलत, गुडविल होगा। अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति में 5 एग्जांपल आपको बताए थे। ये गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट। चलिए, आपका 2 क्वेश्चन खत्म। आपका मूल एक क्वेश्चन सुनिए अभी। द अमाउंट विड्रॉन बाय ऑनर क्या कहलाता है? ये सर ड्राइंग। ड्रॉइंग। वेरी गुड, 2 क्वेश्चन आपका फिनिश। अब आप आ जाइए, रचना आपका बारी। इनवॉल्वेज परचेज एंड सेलिंग, मतलब क्या है? यह क्रय व विक्रय से संबंधित है क्या? इसमें ऑप्शन है आपके पास, सर गुडविल। हाँ बोलिए। सर 6 नंबर। क्या है? 6 नंबर, 6 नंबर। फीचर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस। एकदम सही है। अब आप सुनिए दूसरा। यहाँ पे लिखा हुआ करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, इसमें से सीधा बच गया लास्ट लिक्विड एसेट्स। ऐसा हम आपको फॉर्मूला भी बताए थे कल, है ना। यस सर। तो ये हो गया आपका फिनिश। अब हम लोग खाली स्थान को भरते हैं। देखिए यहाँ लिखता है रिक्त स्थान भरें। गुडविल इज एन डॉट 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 एसेट्स।
कौन सा एसेट्स? इंटेंजिबल, है ना। दे बिल एक डॉट 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 दायित्व है, मतलब बिल्स पेबल इज ए डॉट 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 लायबिलिटीज। कौन सा लायबिलिटीज है ये? करंट लायबिलिटीज, है ना। A business is said to be dot 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 when he is unable to pay his liabilities in full। मतलब वो जब अपने क्या बोलते हैं, एक व्यवसायी को तब डॉट 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 कहा जाता है जब अपने सभी दायित्वों के भुगतान में पूर्णतः असमर्थ हो, किसी भी तरह का भुगतान वो नहीं कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? अभी हम आप लोग को बताए थे, सर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, वेरी गुड। मतलब उसको बोलते हैं क्या? दिवालिया। एक और वर्ड बोलते हैं बैंकरप्ट, ठीक है। तो 3 गो रिक्त स्थान भी भर दिए आप लोग बहुत आसानी से। अब देखिए इसमें क्या लिखते हैं, निम्नलिखित का एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। अब आप लोग को एक एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है। पहला पवन बताएगा अभी। वे संपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होती है उन्हें कहते हैं, दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड। सर गुडविल। नहीं, आप बताइए मोली। सर इंटेंजिबल एसेट्स। वेरी गुड, समझ में आया बात। जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता वैसी संपत्ति को कौन सी संपत्ति बोलते हैं? तो इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। हम उसका एग्जांपल थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे। रचना आप बताएंगे अभी। चालू संपत्तियों का एक उदाहरण दीजिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स। बताइए क्या होगा? क्या होगा? करंट एसेट्स का एग्जांपल बताइए जल्दी। सर स्टॉक। स्टॉक, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटीज। आप बताइए मोली, करंट लायबिलिटीज का एग्जांपल बताइए। सर बिल्स पेएबल। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, है ना, लोन। चलो अब आगे देखो, आपको बताना है पवन अभी। पशुधन का एक उदाहरण दीजिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ लाइव स्टॉक। बोलिए। एक था ना आपके पास लाइव स्टॉक, मृत स्टॉक, डेड स्टॉक, ऐसा था। तो लाइव स्टॉक में Yes, क्या sir. था? व्यवसाय के लिए जो पशु का यूज किया जाता है ना, जिसमें जान होता है, जैसे Yes. घोड़ा, हॉर्स, है ना। तो वो आपका क्या हो गया? लाइव स्टॉक। आप बोलेगा ऋणी ये जिसकी वसूली नहीं हो पाती है उसे कहते हैं, ए डेब्ट विच इज इनरिकवेबल इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको? बैड डेब्ट्स, डूबत ऋण, ठीक है। तो अभी तक तो ये आप लोगों को अच्छे खासा समझ में आ गया सबको। आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा कि या तो रिकॉर्डेड वीडियो को 1-2 बार सुनिएगा, उसमें लिखा हुआ भी रहता है, उसको पढ़िएगा, ठीक है। किताब कोई भी यूज करिए, पढ़ना आपको यही सब है, समझ रहे हैं ना। Yes. तो आराम से उस वीडियो को रिपीट कर करके देख लीजिएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। और या तो फिर अपने किताब से आप रीडिंग डालिएगा। तो आज की क्लासेस को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कोई डाउट है आप लोगों को, कुछ पूछना है तो 5 मिनट और रुक सकते हैं अभी हम। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है। आप मोली आप अपना ना वो जर्नल का फॉर्मेट भेज देंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर आज की क्लासेस को आप करते हैं, बाकी कल होगी फिर क्लास।